नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के विषय में हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस तक पहुँचने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो हमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ भी चुके हैं हम लोग, लेकिन एक बार उनको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टेंस कितने प्रकार का होता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि भाई कंडक्टेंस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या जिसे हम मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं, और दूसरा कंडक्टेंस होता है बेटे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है बेटे, मेटालिक कंडक्टेंस बेटे किसी भी मेटल के अंदर पाया जाता है और उसको कराने वाला जो चार्ज कैरियर होता है, मेटालिक कंडक्टेंस को जो कराने में सक्षम होता है, वो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मैंने बताया कि किसी सोल्यूशन में होता है। ठीक है बेटे, और सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो कराता है बेटे, वो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस करेगा, क्योंकि उसी सोल्यूशन के अंदर आयंस मौजूद होंगे। ठीक है बेटे, और उन आयनों के द्वारा जो कंडक्टेंस होता है किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर हम फैक्टर्स देखेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को देखेंगे कि डिपेंड करता है, और थोड़ा सा हम उन्हें डिस्कस भी करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है बेटे, तो आइए चलिए देखें कि फिर इस टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले किन बेसिक टर्म्स पे हमें जो प्रकाश डालना है, जरा उन टर्म्स को हम लोग देख लें। ठीक है बेटे, तो सबसे पहला टर्म जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो है बेटे रेजिस्टेंस। ठीक है बेटे, तो सबसे पहला टर्म हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस। तो किसी भी मटेरियल के अंदर वो गुण जो उसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को फ्लो होने से क्या करे? रोके। ठीक है, यानी किसी भी मटेरियल के अंदर उस मटेरियल का वह गुण जो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को फ्लो करने से रोके, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है बेटे, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। रेजिस्टेंस को शो किया जाता है किससे? डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, और इसकी जो यूनिट होती है वो हम लेते हैं, ग्रीक लेटर है ओम। ठीक है, और OHM ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल मैंने बना रखा है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है बेटे, तो मैंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का वो गुण जो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को फ्लो होने से रोक दे, या जैसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोके, या फिर अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो आयंस फ्लो हो रहा है, उन आयन के फ्लो होने से रोके, यही जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसे कैपिटल आर से हम शो करते हैं। यूनिट मैंने बताया कि ओम होता है रेजिस्टेंस का। पाया ये गया कि जो रेजिस्टेंस है वो जो हमने मटेरियल लिया होगा उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटे, और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटे, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द मटेरियल या लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया, ये ग्रीक लेटर रो कहलाता है, और इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो रो कहलाता है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेटे यहाँ पे, उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी अब होता क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो आ गया, रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो मैंने बताया था पहले भी हम लोग ये बातें ऐसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें किसी चीज को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है, तो उसके जो एडजेसेंट में जो चीजें होती हैं उसे एक एक यूनिट हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ को मैं 1 मीटर मान लूं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर मान लूं।
या लेंथ को 1 सेंटीमीटर मान लूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लूं, यानी 1 यूनिट मान लूं लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, और एक यूनिट को मान लूं, ये स्क्वायर यूनिट्स में और ये यूनिट में, तो उस समय जितना रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। यानी 1 मीटर लेंथ वाले किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस का अगर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लेते हो, यानी 1 मीटर स्क्वायर का उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो उस मटेरियल के अंदर जितना रेजिस्टेंस लगता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में या चार्ज पार्टिकल को फ्लो होने में, वही क्या कहलाता है बेटे, रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। या आप इसको बहुत छोटे से में भी बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटे, पर यूनिट वॉल्यूम पे जो रेजिस्टेंस लग रहा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है बेटे। तो ये जो फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो L बाई A, ठीक है बेटे, यहाँ से आप रो की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है बेटा, रो की वैल्यू निकाल सकते हो, रो इक्वल्स टू R A बाई L, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टिविटी को आपके लिए डिफाइन किया, ये मैंने कुछ चीज़ें लिख भी दी हैं ताकि आप आसानी से इनको वीडियो में आप पढ़ भी सको, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सको, ठीक है बेटे। तो द रेजिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस when it is 1 meter long and its cross section area is 1 meter square, जैसा कि मैंने अभी आपको डिफाइन किया। और छोटे से में समझना हो तो आप ये समझ लो कि कोई भी पदार्थ आपके पास हो, कोई भी मटेरियल आपके पास हो, अगर वो उसका वॉल्यूम 1 यूनिट हो, ठीक है, तो 1 यूनिट उस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो या चार्ज पार्टिकल के फ्लो के में कितना रेजिस्टेंस उसके द्वारा लगाया जा रहा है, वही क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है बेटे। उम्मीद है समझ में आ रहा है। और इसे ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे, ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी, तो यूनिट अगर आप देखो कि रो इक्वल्स टू R A बाई L हो जा रहा है, तो इसकी यूनिट होती है बेटे SI यूनिट ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट आपको अभी मैंने बताया ओम, और A बाई L तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्या बचता है, मीटर बचता है, ओम मीटर आप लिख सकते हो। या फिर जो कॉमनली हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं केमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, वो हम कॉमनली ओम सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, ठीक है बेटे। ओके, अब बात करते हैं बेटे कंडक्टेंस की। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल G से। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है बेटे। तो G इज इक्वल्स टू 1 बाई R, या R का जो यहाँ पे वैल्यू आपके आया है तो 1 बाई रो A बाई L, ठीक है बेटे। और 1 बाई रो एक नए नाम से जाना जाएगा, एक नया लेटर इसके लिए यूज किया गया, ग्रीक लेटर 1 बाई रो को हम कापा कहते हैं, ग्रीक लेटर कापा कहलाता है, और इसका मतलब होता है कंडक्टिविटी, इसका मतलब होता है बेटे कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी और कापा A बाई L, ठीक है बेटे। तो G इक्वल्स टू 1 बाई R, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन है, कंडक्टेंस है, और 1 बाई R में इसकी वैल्यू आपने रखी, तो ये 1 बाई रो A बाई L आ गया। 1 बाई रो को हम एक ग्रीक लेटर कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, कापा इक्वल्स टू A बाई L, और जो कापा है बेटे उसे कहा जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई कंडक्टिविटी आपको डिफाइन करने को बोले तो आप फिर देखो इसके एडजेसेंट में जो है इसको एक यूनिट ले लो, यानी अगर किसी सब्सटेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो ऐसे सब्सटेंस के द्वारा किया गया कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है बेटे। यानी लेंथ कितनी हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस सब्सटेंस के द्वारा जितना कंडक्टेंस किया जाएगा वही कंडक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है बेटे। इसको पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते थे, लेकिन आयुपेक सिस्टम के द्वारा बाद में ये सजेस्ट किया गया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना बोल के आप इसे कंडक्टिविटी बोलो, ठीक है बेटे। और एनसीईआरटी में आपके ये चीज़ स्पेशली मेंशन्ड है, और आगे जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना बोल के हम उसे कंडक्टिविटी ही बोलेंगे, और उसे ग्रीक लेटर कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटे। तो ये तो बात हुई कंडक्टेंस की। अब बात करते हैं हम
जो रेजिस्टिविटी आपके पास आया था, रेजिस्टिविटी का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है बेटे, रेजिस्टिविटी का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था, कंडक्टेंस था, इसी प्रकार रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं, उसे कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है बेटे। तो कंडक्टिविटी जो वर्ड है आई थिंक यस, ये कंडक्टिविटी तो मैंने कापा से रिप्रेजेंट किया ही था और कंडक्टिविटी को मैंने डिफाइन की, तो ये सारी चीजें हो ही गई बेटे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो थी वो आपने देख लिया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और 1 मीटर लॉन्ग अगर वो कंडक्टर है या जो मटेरियल है तो उसके द्वारा जितना कंडक्टेंस किया जाएगा वही तो क्या कहलाता था, कंडक्टिविटी कहलाता। बात कर रहे हैं यूनिट की इसकी, तो यूनिट आप देखो, क्योंकि ये कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टेंस का कंडक्टिविटी अगर यहाँ से देखें बेटे तो कंडक्टिविटी G/A/L आ जाएगा, ठीक है बेटे, G/A/L, और इस वजह से इसकी जो यूनिट आई वो ओम इनवर्स पर मीटर, ठीक है बेटे, ओम इनवर्स पर मीटर। आप देख सकते हो यहाँ से कापा अगर निकालते हो तो कापा इक्वल्स टू 1/r और बेटे L/A ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया ओम का इनवर्स, ओम का इनवर्स, और ये हो गया पर मीटर, ठीक है बेटे। तो ओम इनवर्स पर मीटर या फिर ओम इनवर्स को साइमन्स भी कहते हैं, तो साइमन पर मीटर, और कॉमनली जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो उसे साइमन पर सेंटीमीटर भी हम बोलेंगे, ठीक है बेटे, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्टिबल है, आप इनको आपस में बदल भी सकते हो, ठीक है बेटे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो इसमें यूज होगा। यहाँ पे मैंने बना के दिखाया भी है कि अगर ऐसा कोई कंडक्टर, किसी मटेरियल का कंडक्टर आपको मतलब कोई मटेरियल आपके पास है जिसमें आप करंट फ्लो कराना चाहते हो, ठीक है, तो ये मटेरियल इस करंट को फ्लो होने में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही इसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। और इसके द्वारा जितना कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। यानी ये एक यूनिट वॉल्यूम का आपके पास एक सब्सटेंस है, इसने जितना रेजिस्टेंस डाला वो रेजिस्टिविटी कहलाएगा, और इसने जितना कंडक्टेंस किया वही क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है बेटे। तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये चार चीजें आपने भली भांति समझ ली, ठीक है बेटे। अब आप एक बात और समझो कि जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनको 4 टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। जो भी मटेरियल हमारे नियर डियर में मिलते हैं उसे हमने 4 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिखी हुई है। तो मटेरियल्स को हमने क्लासीफाई किया, एक तो कंडक्टर्स के तौर पे, फिर दूसरा है सेमीकंडक्टर्स के तौर पे, तीसरा है इंसुलेटर और चौथा है सुपर कंडक्टर, ठीक है बेटे। तो इनमें हमने क्लासीफाई किया है। तो जितने भी मेटल्स हैं या मेटल्स के जो एलॉय है वो बेटे कंडक्टर में काउंट होते हैं, ठीक है। ये उनके एग्जाम्पल है, मेटल्स या मेटल के जो एलॉय हैं वो क्या कहलाएंगे बेटे, वो कहलाएंगे कंडक्टर, ठीक है बेटे। फिर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जर्मेनियम आता है, सिलिकॉन आता है जो प्योर होते हैं, या फिर इनमें कुछ डोपिंग करके हम इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर या पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। कुछ वो चीजें भी इसके एग्जाम्पल में आती हैं, ठीक है बेटे। तो ये सेमीकंडक्टर्स की बात होगी। अब आते हैं इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, ठीक है बेटे, ये सारी चीजें, ग्लास हो गया, तो ये आपका इंसुलेटर में काउंट किया जाता है, ठीक है बेटे। अब बात करते हैं हम सुपर कंडक्टर की। तो मेटल्स तथा उनके एलॉय, ठीक है बेटे, ये मेटल्स तथा उनके एलॉय 0 से 15 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर पे 0 से 15 केल्विन के बीच जब इनको रखा जाता है तो बेटे इनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर होती है इनके अंदर, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम, सुपर कंडक्टर। ऐसे पदार्थ को सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल्स तथा उनके एलॉय अगर 0 से 15 केल्विन के बीच लिए जाए तो उनकी रेजिस्टेंस ना के बराबर होती है, बिल्कुल 0 होती है, और इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो ऐसे पदार्थ को हम उस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर कहते हैं। बाद में कुछ और रिसर्चेस पे पता चला कि 150 केल्विन पे सेरामिक मटेरियल्स और कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है, सेरामिक मटेरियल्स और कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड भी सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लासिफाई करके आपको बता रखी है कि इस तरीके से मटेरियल्स को 4 भाग में क्लासिफाई करके देखा गया है। ठीक है बेटे, अब आते हैं अपने अहम मुद्दे पे, जिसके विषय में मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमें इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के विषय में पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सिर्फ हम उसी की बात करें और उसकी कंपैरिजन मेटालिक कंडक्टेंस से ना करें तो ये चीज़ अधूरी रहेगी बेटे, ठीक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है बेटे, तो जैसे मान लो कि स्विच बोर्ड पे आपने स्विच ऑन किया और आपने ट्यूब लाइट जलाई अपने कमरे के अंदर, ठीक है बेटे, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो आप देखते हो ट्यूब लाइट जल जाता है या फैन ऑन हो जाता है। ठीक है बेटे, तो आपने देखा होगा कि इस स्विच बोर्ड से और उस अप्लायंस तक एक अंदर से वायर इलेक्ट्रिशियन ने डाल रखा होता है, उसके थ्रू ये चार्ज का फ्लो हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इनके अक्रॉस लगाया था, ऑन सर्किट ऑन किया और इस वजह से आपका फैन चलना शुरू कर देता है या फिर ट्यूबलाइट जल जाती है। ठीक है बेटे, तो इस समय जो कंडक्टेंस हुआ, ठीक है बेटे, उसे हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक है बेटे, यानी कोई भी ऐसा जिस टाइप ऑफ कंडक्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ तो मैंने बताया कि 2 प्रकार के कंडक्टेंस है, एक तो मेटालिक कंडक्टेंस है और दूसरा कौन सा बेटे, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टेंस बेटे ये मेटल्स के थ्रू होता है और उसमें किसकी वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, मेटल्स के अंदर पाया जाता है मेटालिक कंडक्टेंस और किसकी वजह से कराया जाता है, ये ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे मैटर का फ्लो नहीं होता। ठीक है, मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मैटर का फ्लो नहीं होता, मैटर नहीं फ्लो करता, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट की वजह से इसके अंदर कंडक्टिविटी होती है और ऐसी कंडक्टिविटी को जो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण हो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है बेटे, अब मेटालिक कंडक्टेंस बेटा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड करता हो। ठीक है बेटे, तो मेटालिक कंडक्टेंस आप देख सकते हो कि आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग मेटल्स हैं तो उनके नेचर, उनके टाइप पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, कॉपर की कंडक्टिविटी कुछ और होगी और सिल्वर की उससे ज़्यादा होगी। ठीक है बेटे, तो किस टाइप का मेटल है आपका उसके ऊपर कंडक्टिविटी निर्भर करती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर मैंने बताया नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, तो अगर हम सिल्वर और कॉपर की तुलना कर लें तो कॉपर की तुलना में सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, ठीक उसी प्रकार दूसरा फैक्टर है कि उस कंडक्टर के अंदर, उस मेटल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम हैं। ठीक है, पर एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर है, इसके ऊपर भी कंडक्टिविटी निर्भर करती है, क्योंकि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है कंडक्टिविटी उन्हीं के कारण होती है। तो अगर वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा जाएंगे। ठीक है बेटे, और उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर है। और तीसरा और अहम फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है बेटे, आपने सुना होगा कि जब तार गर्म हो जाता है, हमारा मेटालिक वायर जो है जब वो गर्म हो जाएगा तो फिर करंट उसमें से कम फ्लो होती है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटे, तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। ऐसा क्यों होता है बेटे? तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण मेटालिक कंडक्टेंस होता है। ठीक है, जब वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटे, लेकिन जो उनको रोकने का काम करता है वो ये माना गया है कि जो कर्नेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो चीज़ बच जाती है किसी मेटल के अंदर, किसी मेटल के एटम के अंदर, उसे हम कहते हैं कर्नेल। ठीक है, तो वो कर्नेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने से रोकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी मेटल के अंदर जो रेजिस्टेंस का गुण आता है वो किसकी वजह से आता है?
वो आता है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स की वजह से, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में अवरोध पैदा करते हैं, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, ये कर्नल्स ऑक्सीलेट करना चालू कर देते हैं अपनी जगह पे, ठीक है बेटे, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उनके फ्लो होने पे ज़्यादा अवरोध पैदा करते हैं, और इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मेटालिक कंडक्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव कर्नल्स ऑक्सीलेट करने के कारण, ठीक है बेटे, ऑक्सीलेट करते हैं, और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने पे बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है बेटे। ये तो बात हुई मेटालिक कंडक्टेंस की कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। मैंने 3 फैक्टर आपको बताए, एक तो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ योर मेटल, और दूसरा बताया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी आउटरमोस्ट शेल, ठीक है बेटे, और तीसरा मैंने पर एटम, और तीसरा मैंने बताया आपको, तीसरा फैक्टर मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टेंस कम हो जाता है, ठीक है बेटे, डिक्रीज कर जाता है। अब आते हैं अपने जो हमें वास्तव में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से ही तो शुरुआत करी थी हमने कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है वो कौन सा होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं या आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है बेटे। और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कुछ ऐसे सब्सटेंस के जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, या अभी सोल्यूशन चैप्टर में भी मैंने कराया है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो पदार्थ हैं, ठीक है बेटे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या तो पिघले हुए स्टेट में, और या फिर उनका पानी में सोल्यूशन बना दिया जाए, ठीक है बेटे, क्योंकि इन्हीं दो स्थितियों में जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयनिक पदार्थ होता है इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लो सॉलिड NaCl आपके पास हो, तो सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन वही आपने मॉल्टेन स्टेट में ले लिया NaCl, या उसका आपने बनाया एक्वा सॉल्यूशन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई सॉलिड NaCl इज नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज इट्स मॉल्टेन सॉल्यूशन और इट्स एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका रीजन क्या दोगे इसके लिए? रीजन आप सिंपल सा समझ लो कि सॉलिड स्टेट में NaCl जब होता है तो आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर नॉट फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देयरफॉर in solid state NaCl act as an insulator, ठीक है। but whereas if it is taken in molten state or in aqueous solution, then ions gets free and they are able to conduct electricity, and therefore it conducts electricity in molten and aqueous state, ठीक है बेटे। and that type of conductivity is known as ionic conductance or योर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हमें बेसिकली वही कंडक्टेंस पढ़ना है, और उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें समझी कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, क्योंकि ये सारे टर्म अभी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में भी आने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में बेटे। और जो मैं एक बात और आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने का जो प्रिंसिपल है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस को मेजर करना है, और एक बार रेजिस्टेंस अगर आ गया तो हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये सब भी बता सकते हैं उसकी मदद से। तो रेजिस्टेंस मेजर करना व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हम कैसे लगाते हैं, ठीक है बेटे, क्योंकि ये तो किसी वायर या किसी सॉलिड कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। हम सोल्यूशन तो एज सच तो वहाँ लगा नहीं सकते, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर उसे कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ और डेवलपमेंट हमें करना होगा, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे, ठीक है। फिलहाल हम समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। जरा गौर करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस मैंने बताया कि ये आयंस के द्वारा होता है जो सॉल्यूशन में मौजूद हो, ठीक है बेटे। आयंस के द्वारा होता है जो सॉल्यूशन में मौजूद हो। आयंस आते कहाँ से है? जैसे प्योर आप पानी लोगे तो उसकी आयनाइजेशन तो बहुत कम होती है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होता तो है पानी में, लेकिन वो बहुत कम डिसोसिएट होता है, ठीक है बेटे। 298 केल्विन पे 10⁻⁻7 आयन डिसोसिएट होते हैं बेटे। आप ये देखो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये होती है 10⁻⁻7।
तो बहुत कम डिसोसिएशन होता है प्योर वाटर का। लेकिन उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट वाले आयंस उसके अंदर मौजूद और वही कंडक्टिविटी करते हैं। ठीक है बेटे, तो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है। ठीक है बेटे, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, इसका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे। और कंडक्टिविटी किसकी वजह से, कंडक्टेंस किसकी वजह से है? आयंस की वजह से। ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे तो ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, यानी कम नंबर ऑफ आयंस आपको मिलेंगे और उसकी वजह से उसकी कंडक्टेंस कम होगी। तो ठीक है बेटा, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटे, अच्छा अब दूसरा पॉइंट समझो कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन। ठीक है, अब आयन डिसोसिएट हो गया सॉल्यूशन में, तो उस आयन का साइज क्या हुआ, ठीक है, और उसका सॉल्वेशन कितना हुआ। बात समझ में आई बेटे? अब ये साइज ऑफ द आयन तो समझ में आ रहा है, सॉल्वेशन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है हम लोगों को। ठीक है बेटे, अब जैसे मान लो आपने 11th क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ा तो वहां पे आपने देखा था कि सीजियम लिथियम आयन और सीजियम आयन की मोबिलिटी की बात हुई थी। ठीक है बेटे, कोई भी आयन जब पानी में उसका सोल्यूशन ले लिया जाए तो पानी के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से या किसी अन्य सॉल्वेंट में लिया जाए तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से आयन को कवर कर लेते हैं और यही होना सॉल्वेशन, या अगर पानी के मॉलिक्यूल ने कवर कर रखा हो तो हाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है? उस आयन के साइज पे डिपेंड करता है और उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटे, जितना साइज छोटा होगा और चार्ज ज्यादा होगा, जितना साइज छोटा होगा और चार्ज ज्यादा होगा उतना ही ये सॉल्वेशन होगा। ठीक है बेटे, उतना ही सॉल्वेशन होगा, या उतना ही अगर पानी सॉल्वेंट के तौर पे है तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? हाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो आपने देखा था वहां पे कि लिथियम आयन का साइज छोटा था, ठीक है, और सीजियम आयन का साइज बड़ा था। चार्ज तो दोनों पे सेम था, प्लस लिथियम पे भी प्लस 1 यूनिट का चार्ज होता है और सीजियम पे भी प्लस 1 यूनिट का चार्ज होता है। लेकिन लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर क्या थी? ज़्यादा थी, और हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन था उसका, मतलब पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने किनारे वो इकट्ठा कर सकता था। और इस वजह से उसकी हाइड्रेटेड रेडियस है ना, यानी हाइड्रेशन के बाद जो उसका रेडियस होता है वो सीजियम के हाइड्रेटेड रेडियस की तुलना में ज़्यादा हो जाता था, और इस वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती थी? मोबिलिटी क्या हो जाती थी? कम। और मोबिलिटी कम हो गई तो आयन के द्वारा ही तो कंडक्टेंस करना है, अगर उसका स्पीड ही कम हो गया तो फिर कंडक्टिविटी वैसे कम हो जाएगी। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये फैक्टर आपके समझ में आ गया होगा, साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन, यानी साइज जितना छोटा होगा सॉल्वेशन उतना ही ज़्यादा होगा आयन का। ठीक है बेटे, और जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा उसकी स्पीड या उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस की वैल्यू उसकी वैल्यू कम आपको मिलेगी। ठीक है बेटे, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है कि कैसा आपने सॉल्वेंट लिया है और उस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या है। तो कैसा आपने सॉल्वेंट लिया, ये क्या मतलब है? सॉल्वेंट आपका पोलर हो सकता है, आपका नॉन पोलर हो सकता है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा डिसोसिएट होते हैं। ठीक है बेटे, ज्यादा डिसोसिएट करता है पोलर सॉल्वेंट में, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाती है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो, और नॉन पोलर के अंदर उतना डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, नॉन पोलर के अंदर डिसोसिएशन उतने हद तक नहीं होगा, तो फिर आयंस में टूटेगा नहीं और आयंस में नहीं टूटेगा, या उनकी संख्या अगर कम होती है तो फिर कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है बेटे, और विस्कोसिटी, अगर सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस है तो वो क्या करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस डालेगा किसके ऊपर? आयंस के फ्लो होने पर, उस वजह से भी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और विस्कोसिटी अगर कम है तो आयंस फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है बेटे, और इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले हमने देखा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग डाला तो ज्यादा आयंस, ज्यादा डिसोसिएशन होती है, और वीक डाला तो कम आयंस यानी कम डिसोसिएशन। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन आपने सेम इलेक्ट्रोलाइट का बना दिया, ठीक है, जैसे एक सोल्यूशन ए लिया, दूसरा सोल्यूशन बी लिया, एक में आपने 2 मोल NaCl डाला हुआ है और दूसरे में आपने 1 मोल NaCl डाला हुआ है, यानी
आपने कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग ले रखी है, ठीक है। 1 लीटर आपने सोल्यूशन दोनों बनाया, एक में 2 मोल आपने NaCl डाल रखा है, एक में 1 मोल आपने NaCl डाल रखा है, ठीक है। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हुई, अलग हुई। तो जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बेटे उसमें आयंस की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, और इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसमें आयंस की संख्या, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने कम डाला है तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर। तो जैसा कि मेटालिक कंडक्टेंस में आपको बताया गया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है बेटे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है बेटे, और इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, और जिस वजह से वो तेजी से मूव करते हैं और मोबिलिटी बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है बेटे। बात समझ में आई, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस बढ़ने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और फ्री होते हैं मूव करने के लिए, पहले के लो टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और इस वजह से उन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर और डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर कम करने पर, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को लेके बहुत बेसिक जानकारी आपको दी, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है वो हमने देखा, ठीक है बेटे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कंडक्टिविटी सेल को डिजाइन करेंगे, देखेंगे कि कंडक्टिविटी सेल क्यों बनाना आवश्यक था हमारे लिए, ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड हम इन सभी चीज़ों को उससे कोरिलेट करके देखेंगे कि L का मतलब किसी कंडक्टिविटी सेल में क्या है, A का मतलब किसी कंडक्टिविटी सेल में क्या है, ठीक है बेटे, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे किसी कंडक्टिविटी सेल के लिए। फिर उनका वॉल्यूम अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का बढ़ाते हैं यानी कंसंट्रेशन को कम करते हैं यानी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है वो वेरिएशन देखेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और उस पर ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बेटे। फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से रिलेटेड एक लॉ है वो देखेंगे और उसका एप्लीकेशन। अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने को, ठीक है, तो कृपया बने रहें अपने पांडे सर के साथ, GMT क्लास के साथ, ठीक है बेटे। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बातें करके बोर्ड पे आपको समझाया जाएगा, ठीक है बेटे। और तब तक आप अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।